सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट, और साथ ही आपको जो है पूरा डिटेल में आपको इसमें बताने वाला हूँ कि क्या क्या किस तरह जो है टर्मिनोलॉजी पूरी चलती है इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपके चैप्टर 10 है, आपके आप एडवांस अकाउंट्स में देख सकते हैं आपके सी इंटरमीडिएट के कोर्स में, और भी जो है यहाँ पर रेफ़र किया जा सकता है। जो भी अगर रिलेटेड इससे देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये वीडियो देखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि सपोज़ करो आप एक होल्डिंग कंपनी हो और आपकी कोई जो है यहाँ पर बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनीज है। तो आप क्या करोगे, ईयर एंड पर एक डिस्क्लोज़र, एज अ डिस्क्लोज़र आप जो है क्या करोगे, जो भी जितनी भी आपकी सब्सिडरीज वगैरह है उन सभी की जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उन सभी को अपनी होल्डिंग की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है कंसोलिडेटेड करके दिखाओगे। तो इसी को जो है एक साथ दिखाने पर जो यहाँ पर डेटा वगैरह एक साथ दिखाया जाता है उसी को जो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाते हैं उसी को जो अपन मिला के बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से आपको जो है पूरा यहाँ पर वर्क करना पड़ता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग आपकी जो भी है उसमें जो भी डेटाज होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, आपके P&L होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, करंट लाइबिलिटीज़ होता है। एसेट साइड में आप देखोगे फिक्स एसेट होता है और करंट एसेट होता है, और जो भी इन्वेस्टमेंट आपने सब्सिडरी में किए हुए जितना भी परसेंटेज किया हुआ है वो आपके यहाँ पर दिखाई देता है। बात करें अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट की, तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा आपके वही सेम इक्विटी शेयर कैपिटल, P&L, जो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट है और साथ ही जो है करंट लाइबिलिटीज़ है। इसके अलावा फिक्स एसेट और करंट एसेट्स इसमें दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शो नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में किया हुआ होता है, इसलिए उसको अलग से शो किया जाता है। अब दोनों को अपन को जो यहाँ पर मिलाकर एक साथ इनके डेटा को दिखाना होता है, तो इसी को जो अपन बोलते हैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, पर यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं सिर्फ यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसी से रिलेटेड डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर बात आती है कंसोलिडेशन करने की, तो आप सोचते हो कि जो भी यहाँ पर डेटाज है उनको अपन क्या करेंगे, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है तो सब्सिडरी की इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, और होल्डिंग की जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लेकर यहाँ जोड़ देंगे, और जो भी P&L वगैरह है ऐसे करते हुए अपन सब्सिडरी होल्डिंग के ऐसे जोड़ते हुए जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ बातों का अपन को ख्याल रखना पड़ता है, वो ही जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है। तो जो बातों का ख्याल रखना है वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने मेन हाईलाइटेड यहाँ पर कर रखा है, इन चीज़ों में आपको जो है स्पेशल जो है यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं में जो आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है, जो कि मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों में आपको स्पेशल वर्किंग करनी पड़ती है, तब जाके आपका जो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट बनती है। तो बाकी इनके अलावा जो भी आपको जहाँ पर टर्म्स दिख रही है वो सभी जो है आप मर्ज करके इसके अलावा आप एक साथ जो है उनको दिखा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी यहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको देखने में थोड़ी इजी हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसको जो है आप जोड़कर, जो होल्डिंग का है और जो सब्सिडरी का है, इन दोनों को जोड़कर आप जो है यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। इसके अलावा जो भी करंट लायबिलिटीज़ आपकी दी हुई है और जो भी सब्सिडरी की करंट लायबिलिटीज़ है, इन दोनों को जोड़कर आप डायरेक्टली यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसमें जो है जोड़कर दिखा सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं जो भी फिक्स एसेट्स है, तो होल्डिंग के और सब्सिडरी के दोनों के फिक्स एसेट आप ऐसे जोड़कर डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, और साथ ही जो भी करंट एसेट्स है दोनों के साथ यहाँ पर आप वर्किंग करके इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। पर मेन अब जो बात आती है यहाँ पर इन चीज़ों की, जो मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर में हाईलाइटेड किए हुए हैं, इनको क्यों नहीं जोड़कर दिखा सकते। तो जैसे कि आप जो है आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो अब अपन डिस्कस करने वाले कि क्या दिक्कतें आती है कि आप इन्वेस्टमेंट अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, और इक्विटी शेयर कैपिटल और P&L को जोड़कर सब्सिडरी और इसकी जोड़कर यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखा सकते। तो इसका जो है डिटेल जो है यहाँ पर डिस्कशन अपन आगे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ अजम्पशन करके यहाँ पर डेटा आपको होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडरी कंपनी के यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जैसे कि अपन इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं एट कॉस्ट। एक चीज़ मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप
जैसे एज अ होल्डिंग कंपनी कितने में दिखाओगे, जैसे एट कॉस्ट मतलब जो भी आपने जितने में परचेज़ किया, जैसे 12,000 में आपने परचेज़ किया प्लस जो भी आपकी कॉस्ट लगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी आती है, तो जो भी कॉस्ट लगी वो जो है आपकी कॉस्ट बन जाती है। तो इस कॉस्ट से आप अपने बैलेंस शीट में इसको दिखाओगे। पर ये जो फेस वैल्यू है ये अपनी सब्सिडरी कंपनी में यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इतने में आपने ये चीज़ सब्सिडरी में की होगी। अब इस चीज़ को आप जो है होल्डिंग और सब्सिडरी के दोनों डेटा को मिला के इसमें क्यों नहीं दिखा सकते कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल बना कर दिया हुआ है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का है, वो कितने परसेंट है, 80% है। और होल्डिंग का जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है वो अपन 80% इसका ले लेंगे। जैसे 1,25,000 है, उसका 80% अपन उधर लेकर जाएंगे, और 1,75,000 जो P&L है उसका भी 80% अपन उधर लेकर जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 80% यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और P&L 80% मैंने यहाँ पर लिख दिया है। साथ ही मतलब एक तरह से अपन ने इस एक्सट्रैक्ट को इधर लिया है जो भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए, और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट है जो एसेट साइड आना चाहिए उसको एसेट साइड अपन ने 80% दिखाते हुए अपन ने 80% 2 लाख अमाउंट अपन ने इधर दिखा दिया है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब इससे जो डिफरेंस आ रहा है इसका इस कारण से जो है आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करने वाली है। अगर आप ऐसा करने वाले हो तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी एक साथ जोड़ कर दिखा रहे हो और इक्विटी शेयर कैपिटल और P&L भी एक साथ जोड़ कर दिखा रहे हो, तो इससे आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। देखिए खुद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 2,40,000 आ रहा है और इधर अमाउंट जो आ रहा है 2 लाख आ रहा है, तो डिफरेंस कितना का आएगा, डिफरेंस इधर सीधा सीधा आ रहा है आपके 40,000 रुपये। तो यहीं से आपके जो है गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इनिशिएट होता है। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, तो इसी को इधर आप कंपेयर करोगे तो 2 लाख का होना चाहिए, पर 2 लाख से कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये 40,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो कॉस्ट से देखिए बात सुनिएगा, कॉस्ट से जितना भी ऊपर आपका अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का, तो वो पूरा आपका किस में जाता है, कैपिटल रिजर्व में, और कॉस्ट से जितना भी नीचे होगा वो आपके जाता है गुडविल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट आपकी 2 लाख है, पर आपका जो शेयर में हिस्सा है, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया है आपने, वो 2,40,000 रुपये बता रहा है। मतलब आपके 40,000 रुपये कैपिटल रिजर्व आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। पर इस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ एलिमिनेट क्यों करनी पड़ेगी, ये जो 2 लाख वाला है, क्योंकि एज ए मान के चलो कि एक ये शरीर है और एक ये पूरी उसकी आत्मा है, तो अगर ये दोनों एक हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को हटाना ही पड़ेगा ना एक तरह से। उसी तरह से इसमें कॉन्सेप्ट चलेगा कि आप अपने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको आप अपने बैलेंस शीट में क्यों दिखाओगे, क्योंकि इससे आप ऐसा लग सकता है कि आप अपना डेटा मैनिपुलेट कर रहे हो, बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हो। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है और जितना भी हिस्सा उसमें रहता है यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और P&L में, उस चीज़ को अपन हटाते हुए चलते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको क्रॉस कर दिया और 80% वो उसको जो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और P&L का क्रॉस कर दिया। तो 2 लाख तक का अमाउंट यहाँ से हट चुका है, और पर एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है अपने पास 40,000 रुपये, उसको अपन जो है कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व एक दिखावटी प्रॉफिट ही होता है। तो एक दिखावटी रूप में ही अपन इसको 40,000 रुपये में कैपिटल रिजर्व में मान के चलते हैं। और मान के चलो यही चीज़ यहाँ पर 2,40,000 रुपये होती, और ये जो शेयर आता अपने पास 2 लाख का आता, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता वो गुडविल आता कितना, 40,000 रुपये। तो ये चीज़ आपको इधर दिखानी पड़ती फिर। तो ये तो हो गया अपने गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट। अब अपन आते हैं जो भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको सबसे पहले नीड समझनी होगी, नीड क्यों पड़ी है इसकी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे अपन ने यहाँ पर इसका 80% तो अपन ने निकाल लिया, पर उस 20% का क्या, तो 20% को भी अपन को CBS में तो दिखाना ही है, क्योंकि दोनों को डेटा को अपन जोड़ के दिखाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि जो भी होल्डिंग का डेटा है, जो भी सब्सिडरी का डेटा है, दोनों को जोड़ के आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाना है। पर अपन ने 80% का ट्रीटमेंट तो कर दिया है, तो 20% का ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का मैंने 20% निकाला, 25,000, 1,25,000 का आप 20% करोगे तो 25,000 आ जाएगा, और 1,75,000 का 20% करोगे तो आपके 35,000 यहाँ पर आ जाएगा। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है इसमें आप अपना ही डेटा दिखा सकते हो। मतलब होल्डिंग ने जितना शेयर अपनी सब्सिडरी में होल्ड कर रखा है उतना ही शेयर आपको दिखाना है। पर ये जो 20% हिस्सा ये तो किसका है,
जो भी सब्सिडरी है उसका हिस्सा ये दो, मतलब इस पर जो है अपना अधिकार नहीं है। तो एक तरह से अगर आप ऐसे दिखा देते हो तो आप ये बता रहे हो जो भी शेयर होल्डर्स है उसके कि ये हमारा हिस्सा है, पर ये आपका हिस्सा है ही नहीं। तो ये एक तरह से दिखाया तो अमाउंट तो सही है आपने, पर आपकी प्रेजेंटेशन गलत है, क्योंकि इससे यूज़र जो यहाँ पर भ्रमित हो सकते हैं, वो जो यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन उनके पास जा सकती है। तो ये रॉन्ग प्रेजेंटेशन करते हुए अपन इस चीज़ को नाम बदल कर आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से इसको आपको दिखाना है। दोनों डेटा को जोड़ेंगे तो 60,000 यहाँ पर आ जाएगा। 60,000 को आपको यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखा देना। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनाते हो आप, उसमें अलग से दिखाना पड़ता है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है और जितना भी इसका शेयर रहता है इन्वेस्टमेंट के बराबर वाला, तो उतने को अपन कैंसिल कर देते हैं और बाकी जो भी डिफरेंस रहता है उसको अपन कैपिटल रिजर्व या फिर जो इस साइड में आता है तो गुडविल के रूप में अपन अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं कि ये जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग मैंने आपको यहाँ पर बताई है, तो ये परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आपको क्वेश्चन में देगा तो आपको जो है एज इट इज़ यूज़ कर लेनी है। पर आपको अगर नहीं देगा तो आप क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे। तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप नंबर ऑफ़ शेयर्स के बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेट कर लो या फिर फेस वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट कर लो। अब इसमें यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि जो भी आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स है, माय नंबर ऑफ़ शेयर्स, इसका मतलब है आप कितने शेयर्स होल्ड करते हो, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होल्ड करते हो किसमें, सब्सिडरी कंपनी में। ये नंबर ऑफ़ शेयर आपको ऊपर रखने हैं, साथ ही टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर आप नीचे रखोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपकी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग निकल के आ जाएगी, कितने परसेंट आप सब्सिडरी में होल्ड करते हो। इसके अलावा फेस वैल्यू के बेसिस पे भी निकाल सकते हो कि आपके फेस वैल्यू, आप कितने फेस वैल्यू के शेयर्स यहाँ पर सब्सिडरी में होल्ड करते हो, साथ ही उस जो भी शेयर्स है आपके इनकी टोटल फेस वैल्यू क्या है। तो टोटल फेस वैल्यू के बेसिस पे भी आप अपनी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी निकाल सकते हो। तो ये दो तरीके हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरीके से निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी दो तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इसी से एक्चुअल आपको पता चल पाएगा कि कितने परसेंट शेयर होल्डिंग जो सब्सिडरी में वो आपकी है।